एग्जिट पोल में बीजेपी बम बम, इंडिया गठबंधन का निकला दम। देश की जनता ने जो मन बनाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल में रुझान आया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। बीजेपी का पैन इंडिया प्रदर्शन, सर्वे ने बढ़ाई क्षत्रपों की टेंशन। 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था धरातल पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। पहले भी गठबंधन हो चुका है और इस बार जनता ने पूरी तरह से ही नकार दिया है। पोल के आंकड़ों पर संग्राम, 4 जून नतीजे किसके नाम? जो भी एग्जिट पोल में आ रहा है ना, वो सच नहीं है। ये सारे एग्जिट पोल के सर्वे बीजेपी के ऑफिस में बनाए गए हैं। इन नतीजों पे हमारा कोई भरोसा दूर दूर तक नहीं हुआ। एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार, देश की महान जनता उसे। क्षत्रपों का गेम ओवर, भीड़ पर भारी बी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आखिरी चरण की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे। बीजेपी और उसके सहयोगी दल एग्जिट पोल के आंकड़ों से गदगद नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष या कहिए इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखी एक और तस्वीर सियासी सरगर्मी बढ़ा रही है। यह तस्वीर है क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटों की संख्या। सवाल है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो क्या बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दलों का गेम ओवर हो गया है? सर्दी। एक जून को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद जब टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के आंकड़े फ्लैश होने शुरू हुए, उस वक्त इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो सेशन में व्यस्त थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की जीत के दावे हुए, विक्ट्री साइन के साथ संदेश दिया गया, लेकिन अगले ही पल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने नई चर्चा छेड़ दी। चर्चा मोदी सरकार की सत्ता में वापसी और इंडिया गठबंधन की हार की। विपक्ष लोगों की आवाज आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं और 4 तारीख को देखिएगा जो एग्जिट पोल निकला ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है। ये लोग गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रेस बना रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा, कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी। लेकिन नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों का इशारा तो यही है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलती दिख रही हैं,
जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें और अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। 7 चैनलों के एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 364 से 370 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 127 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल का झुकाव बीजेपी या कहिए कि एनडीए की ओर है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों की टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल से पहले तक माना जा रहा था कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर कुछ और इशारा कर रही है। सबसे पहले यूपी की तस्वीर देखिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 80 सीटों वाले यूपी में एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की चुनावी उड़ान 15 से 17 सीटों पर सिमटती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए को 44% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 37% और बीएसपी के खाते में 14%, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अखिलेश यादव के रण कौशल पर लग रहा है, जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन से चूकती दिख रही है। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति बीजेपी के सामने बेअसर होती जा रही है? क्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल हो गया? एक सवाल यह भी कि बीजेपी ने अपने रण कौशल से इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का गेम ओवर कर दिया है, क्योंकि यूपी में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है, कमोबेश वही स्थिति दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों की भी है। तो 2019 में बंगाल, तमिलनाडु, आपके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे सभी राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, वहां 15% से ज़्यादा का वोट उसने हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट जो बहुत नीचे था, वो 40 से 50% के आसपास गया है। और शायद इसी वजह से क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा था वो लोकसभा चुनाव में कमज़ोर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, वो है मोदी का चेहरा। तो क्या बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों का दबदबा खत्म कर दिया है? क्या क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक बीजेपी की ओर स्विंग हो रहा है या कहीं शिफ्ट हो गया? क्योंकि यूपी में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी सियासी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो बिहार से बंगाल तक क्षत्रपों का राजनीतिक प्रभाव कम होता दिख रहा है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगा रहे थे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव रोजगार की राह पर कदम आगे बढ़ा रहे थे। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। झारखंड में कल्पना सोरेन आदिवासी अस्मिता के आसरे बीजेपी को चुनौती दे रही थी। ये जीत आप लोगों की जीत होने वाली है, क्योंकि बहुत हो गया झारखंड के साथ भेदभाव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही थी। 2024 एमन खेला खेलबो। ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक बीजेपी के विजय रथ को लेकर क्षेत्रीय दलों की गोलबंदी पर एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि राज्य कोई भी हो, क्षेत्रीय गोलबंदी मतदाताओं को अपने पाले में लाने में नाकाम रही। सवाल है, क्या क्षेत्रीय दलों की संविधान बचाओ रणनीति पर भगवा रणनीति भारी पड़ी? क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राम मंदिर निर्माण का मुद्दा असरदार रहा? क्या बीजेपी का विकसित भारत वाला मुद्दा काम कर गया, या फिर क्षेत्रीय दल लाभार्थी और महिला वोटर्स को
अपने पाले में लाने में नाकाम साबित हुए। यूं तो 2014 में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाकर साबित कर दिया था कि देश में अकेले दम पर बहुमत हासिल किया जा सकता है। अब 2024 के चुनावी पटल पर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों की पकड़ ढीली होती हुई नजर आ रही है। अगर ये तीनों चीज बीजेपी अपने में समाहित कर लेती है, यानी क्षेत्रीय नेता अपनी दल के क्षेत्रीय बड़े क्षेत्रीय लीडर्स पैदा कर देती है, रीजनल कनेक्ट बना लेती है, और तीसरा अपने लाभार्थी वहाँ विकसित कर लेती है, तो बहुत आसानी से उनके वोटों को वो शिफ्ट कर ले जाएगी। तो रीजनल पार्टीज़ के लिए आगे का समय बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि जनता अब राष्ट्रीय विकल्प देखना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ एक सिंगल इंजन से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यूपी में 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती, तो 2009 में 23 सीट। लेकिन 2014 में बीजेपी के उभार के बाद क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी का असर कम होता चला गया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार भी एग्जिट पोल के आंकड़े समाजवादी पार्टी के खेमे में निराशा भरने वाले हैं। तो हमें भरोसा नहीं है इन एग्जिट पोल्स के ऊपर। ये एग्जिट पोल की सारी हकीकतें 4 तारीख को मालूम हो जाएंगी। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हुई है, तो आप देखेंगे नतीजे उल्टे होंगे। अब जरा बिहार की स्थिति देखिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बीजेपी को चुनौती दे रही है। आरजेडी लंबे वक्त तक बिहार की सत्ता में रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, लोकसभा चुनाव में आरजेडी का असर कम होता चला गया। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। अब 2024 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों ने आरजेडी की टेंशन भी बढ़ा दी है। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 2019 की राह पर बढ़ता दिख रहा है। एबीपी वोटर के सर्वे में एनडीए को 34 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का कैंपेन टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, और आखिरी में तो मुजरा तक आ गया। अब अगर इस 2 पैराडाइम में, 2 विमर्श के बीच में हमें पता है 4 जून को नतीजे क्या होंगे, अगर उससे इतर कोई नतीजे होते हैं तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के बारे में जो हमारा इत्मीनान है, वो इत्मीनान डगमगाएगा। बिहार में इंडिया गठबंधन का ये हाल तब है जबकि तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। हर एक रैली में संविधान से लेकर आरक्षण और रोजगार तक का मुद्दा उठाया। मछली और मटन के मुद्दे को हवा दी। बावजूद इसके एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बड़ी जीत की ओर जाता दिख रहा है। तो सवाल वही है, क्या बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रही है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पिछले 10 सालों में बीजेपी की पकड़ उन राज्यों में भी मजबूत हुई है जहां 2014 से पहले तक बीजेपी का प्रभाव ना के बराबर था। इनमें सबसे बड़ा नाम हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका से बड़े रोल में पहुंच गई। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी उन राज्यों में मजबूत होती दिख रही है जहां लोकसभा चुनाव से पहले तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा था। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, तो दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दल भी बीजेपी के सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वैसे तो बिहार से सटे झारखंड में
बीजेपी की मौजूदगी राज्य के गठन के बाद से ही है, लेकिन कांग्रेस की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती बीजेपी के लिए कहीं बड़ी चुनौती थी, जो इस चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक कमजोर होती दिख रही है। या कहिए कि बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की आदिवासी वाली रणनीति की काट ढूंढ निकाली है। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को झारखंड में 11 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस और जेएमएम का इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस को सबसे बड़ी चोट वोट प्रतिशत की शक्ल में मिलती दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 50% से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में परिवर्तित हुए तो जेएमएम की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जो काल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो है, उसमें इधर उधर नहीं। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने वामपंथी सरकार की सत्ता समाप्त कर सरकार का गठन किया। तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी की पार्टी ही पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सियासी ताकत बनी हुई है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एंट्री ने टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी। 2014 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली तो 2019 में आंकड़ा बढ़कर 18 तक पहुंच गया, जबकि विधानसभा के अंदर बीजेपी की स्थिति मुख्य विपक्षी दल की है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी 18 से बढ़कर 23 से 27 सीट, इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीट, जबकि टीएमसी को 13 से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। कमोबेश यही तस्वीर ओडिशा में बनती नजर आ रही है, जहां लंबे वक्त से बीजेडी की सरकार है और बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। सर्वे के मुताबिक ओडिशा में एनडीए 17 से 19 सीटें, इंडिया गठबंधन 0 से 2 सीटें, जबकि बीजेडी 1 से 3 सीटें जीत सकती है। यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब उन क्षेत्रीय दलों की चुनौती भी ध्वस्त करने की स्थिति में है, जो अब तक अपने यहां बीजेपी के विजय रथ को रोकते रहे हैं। जरा महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में 2014 से पहले तक बीजेपी शिवसेना के साथ छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही स्थिति पलट गई। तब बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाया। तब से अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी कहीं ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी इसी ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए 22 से 26 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। एक तथ्य ये भी है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में काबिज क्षेत्रीय दलों को चुनौती देती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो रुझान है यदि वो नतीजों में बदलता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा साउथ के राज्यों में, वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो। इन राज्यों में एक स्पष्टता आएगी कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी का राज्य माना जाता था, वहाँ की जनता में भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और वहाँ के जो स्थापित क्षेत्रीय दल है उनकी पकड़ कमजोर हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, या फिर चुनाव दिल्ली का है, इसलिए क्षेत्रीय दलों की अपील मतदाताओं को रिझाने में नाकामयाब रही है। अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन तीनों नेताओं की यदि बात की जाए तो ये अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं। विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जन विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव भी सीट हासिल नहीं कर पाए। तो 2024 के चुनाव में भी इन नेताओं का प्रदर्शन कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक रहे तो इतना साफ है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय दलों को नई रणनीति पर काम करना होगा।
एग्जिट पोल के मुताबिक देश में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। इस बार यह लहर उन राज्यों में भी दिख रही है जहां बीजेपी पिछली बार चूक गई थी। और ऐसा ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां इमोशन, एक्शन और थ्रिलर के बीच बंगाल की मंगल पिक्चर एक बड़ी कहानी कह रही है। बीजेपी विसर्जन। बहुत बड़ा उलटफेर में से कहूंगा, पश्चिम बंगाल में आंकड़ों में भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक आपका ये स्नेह ये साफ साफ संदेश दे रहा है, फिर एक बार पश्चिम बंगाल वो किला है जहां जो जीतता है लंबे समय तक उसका राज स्थापित हो जाता है। यहां 3.5 दशक तक लेफ्ट पार्टी की सत्ता रही और अब 13 साल से ममता बनर्जी की सत्ता है। लेकिन इस बार बीजेपी की लहर के सामने टीएमसी का सिंहासन हिलता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का न सिर्फ सीटों का नंबर बढ़ रहा है बल्कि वोट का मीटर भी चढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कई सालों से खेला होबे का नारा दे रही हैं। खेला होगा, खेला होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि बंगाल में खेला टीएमसी का नहीं, टीएमसी के साथ होने जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती हैं। अगर ये आंकड़े 4 जून को नतीजों में तब्दील हुए तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एक कमाल करने जा रहा है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर वो नतीजों में बदलते हैं तो नया इतिहास बीजेपी रचेगी। 2014 में 2 सीट थे, 2019 में 18 सीटें हुई और अब एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 2024 में एनडीए यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो ये जो सीटों का आंकड़ा है 23 से 27 तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी की यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 13 से 17 सीट पर ही आ रही है। हालांकि टीएमसी और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी एग्जिट पोल को ये कहते हुए खारिज करने में लगे हैं कि नतीजे इससे एकदम अलग होंगे। एनडीए 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। सबसे बड़ा जो चुनाव का अनुमान था, एग्जिट पोल का अनुमान था वेस्ट बंगाल के मामले में। अब एक टीवी चैनल ने बीजेपी को 121 दिया था, दूसरे ने 148 दिया था, तीसरे ने 115 दिया था, चौथे ने 185 दिया था, पांचवें ने 132 दिया था, छठवें ने उनको 115 दिया था, सातवें ने 160 दिया था, आठवें ने 192 दिया था, नौवें ने 185 दिया था और 10वें ने 135 सीट दिया था। ये वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल है। सारे के सारे नतीजे बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। पश्चिम बंगाल में इस बार जीत का कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां की, लेकिन बंगाल की सियासत में होते इस बड़े उलटफेर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव के बीच बंगाल की धरती लाल क्यों होने लगती है। क्योंकि 1 जून को जब आखिरी चरण के लिए देश की 57 सीटों पर मतदान हो रहा था
तब पश्चिम बंगाल हिंसा से लाल हो रहा था। जादवपुर के भगवानपुर में हिंसा इस कदर भड़की कि पूरा इलाका बम से धुआं हो गया। सड़कों पर कई देसी बम बिखरे पड़े थे। भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। संदेश खाली में शुक्रवार रात शुरू हुई हिंसा शनिवार सुबह मतदान शुरू होने के बाद भी जारी रही। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम फटने की खबर आई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी बंगाल में राजनीति की बात होती है, पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है, लेकिन इस बार हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बंगाल में आखिरी चरण का मतदान भी बवाल के साथ समाप्त हुआ और इस बार यहां पर केंद्र था बशीरहाट, जहां के संदेश खाली में पूरे दिन हंगामा होता रहा। लाठी डंडे चले, यहां तक कि फायरिंग की खबरें भी सामने आईं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल समापन ही बवाल के साथ हुआ। शुरुआत इसकी 17 मार्च को हो गई थी, यानी कि पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन पहले। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हंगामा होता रहा, मारपीट होती रही, मारपीट का सिलसिला चलता रहा और हालात यहां तक आए कि ईवीएम को पानी में फेंकने तक की बातें सामने आ गईं। क्योंकि बंगाल में जब जब हिंसा भड़की है, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के निशाने पर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताने और अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब बात बंगाल में सीएए को लागू करने की आई तो ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिलेगा। सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई तक को बंगाल में घुसने नहीं दिया। अगर घुसने की कोशिश भी की तो ईडी और सीबीआई पर हमले की खबरें आईं। बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने 34 साल तक राज किया, जिसके बाद 13 सालों से टीएमसी बंगाल की सत्ता के केंद्र में है। लेकिन इस बार भगवा ब्रिगेड सिंहासन खाली करो, बीजेपी आती है का नारा दे रही है। नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 12:18 तक रहेगी। आज 3 जून 2024 सोमवार का दिन है। आज अश्विनी नक्षत्र तथा सौभाग्य योग एवं कौलवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन मेष राशि से रहेगा। आज राहुकाल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग दिन में 12 बजे से दिन में 1:30 तक रहेगा। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:27 से प्रातः 7:10 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए प्रातः 8:26 से प्रातः 10:43 तक, फिर शाम को 3:20 से शाम को 5:38 तक लेना शुभ रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए तथा एडवोकेट से मिलने के लिए शुभ समय
सुबह 8:30 से सुबह 10:40 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राशि में मंगल चंद्रमा के बैठने से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। किसी पुरानी बीमारी का ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक बंद हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जांच आपके पक्ष में आ सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही हीन भावना व नकारात्मकता खत्म हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी में किए गए बिजनेस में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य व मनोस्थिति अच्छी रहेगी। वायरल इन्फेक्शन से संबंधित समस्या दूर होने की संभावना है। जीवन शैली में कुछ बड़े बदलाव संभव हैं। लंबी विदेश यात्रा पर जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। कार्यस्थल पर कोई विभागीय परिवर्तन हो सकता है। बेरोजगार युवक युवतियों को पूर्व तथा उत्तर दिशा के शहरों में करियर के नए अवसर मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से ज़्यादा बेहतर पलों को ला रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिजनेस को बढ़ाने के सॉलिड व इनोवेटिव विचार आएंगे। बड़े कजिन भाई के साथ बिजनेस की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स व मार्केटिंग से संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा मनोस्थिति सकारात्मक रहेगी। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए किसी जिम या स्पोर्ट एक्टिविटी को ज्वाइन करना अच्छा हो सकता है। कार्यस्थल पर मैनेजमेंट द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में लिया जा सकता है। पारिवारिक मुद्दों पर पिताजी का सपोर्ट आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में कई सफलताएं मिल सकती हैं। बिजनेस से स्थायी इनकम आना शुरू हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में धन का निवेश करना शुभ रहेगा। बेरोजगार युवक युवतियों के साक्षात्कार आज सफल हो सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उनके करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी व जागरूकता से बिताने का दिन है। राशि से चंद्रमा का अष्टम भाव से भ्रमण आपके अंदर नेगेटिव भावना उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी के प्रति सोच नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक विचारों के लिए दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम व मेडिटेशन से करें। माताजी की पेंशन से संबंधित फाइल के आगे बढ़ने में डिले होने से मन में तनाव हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने के कारण सारा दिन व्यस्त रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास आपको ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जीवन साथी को व्यापारिक पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा मिश्रित प्रभाव ला रहा है। चंद्रमा के राशि से छठे भाव से भ्रमण के कारण आपकी आस पड़ोस में तीखी नोकझोंक हो सकती है। कुछ प्रतिकूल क्षण आपको एग्रेसिव बना सकते हैं। सहयोगी कर्मचारियों तथा घर के सर्वेंट्स के साथ व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। बाहर किए गए खर्चों के कारण आर्थिक स्थिति टाइट हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। आपकी सेहत शानदार रहेगी। पंचम भाव से चंद्रमा का भ्रमण आपको कई क्षेत्रों में उपलब्धि दिला सकता है। पुत्र संतान के डिग्री आवंटित से संबंधित प्रोग्राम में विदेश जाने की संभावना बनती है। सिंगल सेपरेटेड युवक युवतियों को जीवन साथी मिलने की संभावना बनती है। आज अपनी महिला मित्र के साथ दिल की भावनाएं व्यक्त करने का उपयुक्त समय है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य नेक्स्ट लेवल का रहेगा। राशि से चौथे घर में मंगल ग्रह की उपस्थिति से रोचक योग बन रहा है। माताजी या मदर इन लॉ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।
माताजी के नाम से पूर्व में प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है। महंगी कार या दुपहिया वाहन खरीदे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा व नई ऊर्जा से भरा रहने की संभावना है। आपकी सेहत शानदार रह सकती है। आज मन में पराक्रम व उत्साह का भाव रहेगा। किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आपका फोकस रहेगा। छोटी बहन से संबंधित किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। छोटे भाई के लिए अपनी कंपनी में जॉब लगने का प्रयास सफल हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन एक दो बातों को छोड़कर अच्छा ही जाने वाला है। आज स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन राशि में राहु ग्रह के होने से भय, तनाव व बेचैनी हो सकती है। जीवन के प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मेडिटेशन व प्राणायाम से आप नकारात्मक प्रवृत्ति से बाहर निकल सकते हैं। मकान के निर्माण से संबंधित कोई रुकावट आ सकती है। अब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी जी के जन्म के 3 समय उपलब्ध हैं। इसमें से 12:09 का समय हमारे अनुसार सही प्रतीत होता है। मोदी जी का वृश्चिक लगन है तथा लग्नेश मंगल भाग्येश चंद्रमा के साथ लगन में बैठे हुए हैं। काउंटिंग के दिन मोदी जी का वृश्चिक लगन, मोदी जी की वृश्चिक राशि दोनों ही बलवान और प्रशस्त हैं। राज दरबार के कारक सूर्य ग्रह तथा बृहस्पति, बुध, शुक्र ग्रह चारों वृष राशि में बैठकर वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों को ही मजबूत कर रहे हैं। समाज के कारक शनि ग्रह भी कुंभ राशि में स्वराशि में बैठकर मोदी जी की सामाजिक स्वीकार्यता को व्यापक विस्तार दे रहे हैं। लग्नेश मंगल शत्रुहंता के रूप में छठे घर में स्वराशि में बैठकर 8वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि, जो कि उनकी अपनी राशि है, उसको देख रहे हैं। इस आधार पर बीजेपी द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनने की पूरी संभावना बनती है। ये बात हम अपने दर्शकों को 3 जून को ही बता रहे हैं। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।